हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट हम लोग बायोसेवर्ट का एक अन्य मोस्ट आईएमपी अनुप्रयोग एप्लीकेशंस, ठीक है। और वो है किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली या लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं हम लोग। क्या चीज? धारावाही वृत्तीय कुंडली या लूप, जिसको हम लोग बोलते हैं कुंडली या लूप के केंद्र पर क्या चीज? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फिर उसके अक्ष पर। बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा स्टूडेंट, पूरा क्लियर होगा भाई, कोऑपरेट करो थोड़ा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या लेना है, आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए। हाँ, और यदि आप प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं किए होंगे धारावाही अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, तो जा करके पहले उसको विजिट करके आओ, देख करके आओ, तब जा करके समझ में आएगा। और बायोसेवर्ट का नियम क्या है उसको देख करके आइए, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर हम क्या चीज। मैं बोल रहा हूं, आप लिखते जाइए। माना कि एक्स वाई एक चालक तार है जिसे मोड़कर एक वृत्तीय कुंडली या लूप का निर्माण किया गया है। वृत्तीय कुंडली या लूप का निर्माण किया गया है जिसका केंद्र वृत्तीय कुंडली या लूप का निर्माण किया गया है। देख लीजिए डियर स्टूडेंट, क्या है? एक्स वाई एक तार है जिसको मोड़कर एक वृत्तीय कुंडली का निर्माण किया गया है जिसका केंद्र O एवं त्रिज्या R है, जिस पर धारा तीर की दिशा में दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। मतलब इधर से प्रवाहित हो रही है, इधर आ रही है। ये दक्षिणावर्त दिशा, क्लॉकवाइज बोलते हैं इसी को। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उसको क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं। इस दिशा में चल रही है। इतना चीज सबको समझ में आ गया? सपोज करते हैं कि हमें क्या कर रहे हैं, हमें तो लिखा हुआ है लूप के केंद्र पर क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना कि इस वृत्तीय कुंडली पर एक छोटा सा अल्पांश, स्मॉल एलिमेंट्स डीएल है, ठीक है, डीएल है, और जिससे केंद्र O पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीएल अल्पांश, यहां से अब व्यंजक है डीएल अल्पांश एवं आर त्रिज्या के कारण, आर दूरी पर बिंदु O पर छोटा सा है, देख लीजिए, ठीक है, O पर तीव्रता। तो सबको पता है यदि अल्पांश के कारण है और R दूरी है तो सब लोग जानते हो यार क्या होता है। बायोसेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? अब देखिएगा, चूंकि हमारा जो अल्पांश होता है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, मतलब इस प्रकार होता है। और एक बात, दूसरी बात, अगर आप देखो बच्चों, ये एक क्या है? वृत्त है भाई, और ये केंद्र है, और यहां से इस केंद्र पर जो है हमने एक रेखा खींची है जो त्रिज्या है। अगर हम इसके छोटे से पार्ट को लेंगे ना, छोटे से पार्ट को, तो वो छोटे से पार्ट और ये जो है इस छोटे से भाग से वास्तव में वो कर्व नहीं है, एक क्या बन जाता है? एक छोटा सा आधार बन जाता है, और ये हमेशा इस पर क्या होती है? लंब होता है। समझ में आ रहा है? एक चीज, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि भाई हमारा जो अल्पांश होता है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। अनुदिश मतलब आपकी उसके समांतर है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? 90 एंगल का एंगल बनाएगा, कोण बनाएगा। तो चूंकि थीटा इज इक्वल टू क्या है? 90, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। डीएल स्पर्श रेखा के अनुदिश है, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 90, देन साइन 90 इज इक्वल टू वी नो क्या? 1 होता है। तो डीबी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आ गया? सबको अच्छे से समझ में आ गया? अब वो देखो यार, क्या अब ये जो आपको मिला है समीकरण 2, वो वास्तव में क्या है पता है? समीकरण 2 जो है DL अल्पांश के कारण क्या है? अल्पांश के कारण केंद्र पर तीव्रता है। क्या है? तीव्रता है। अब हम क्या निकालेंगे? पूरे जो कुंडली है, वृत्तीय कुंडली, उसके कारण हम केंद्र पर तीव्रता निकालेंगे। वृत्तीय कुंडली के कारण तीव्रता,
तो वृत्तीय कुंडली के कारण तीव्रता जो होगी डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होगा बताओ मुझे, बताओ भाई। ये जो है एक वृत्त को क्या किया गया है, छोटे 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 अल्पांशों में काटा गया है इस प्रकार, देखिए। और इन्हीं में से एक हमारा अल्पांश यहाँ पे आकर के ये अल्पांश बना लिया है, देख लीजिए अल्पांश है कि नहीं है। अब इन अल्पांशों को यदि आप जोड़ोगे पूरे को, तो हमें क्या मिलेगा, एक वृत्त का सरकमफेरेंस मिलेगा, परिधि मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पूरे कुंडली के कारण, वृत्तीय क्षेत्र की कुंडली के कारण तीव्रता जो होती है वो होती है डीबी। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। डीबी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आईडीएल। इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, या आप समेसन यूज कर सकते हो, ये बेस्ट रहेगा। क्या कर देंगे, समेसन निकाल देंगे। तो समेसन जब निकालोगे तो इसको मिटा देते हैं, आप अच्छे से बना लीजिएगा इसको, ठीक है। तो समेसन जब निकालोगे डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा बी पूरे उसके कारण, और ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा डीएल। तो डीएल क्या है, एक छोटा सा अल्पांश है। और मैं क्या बताया आपको, अगर सभी अल्पांशों को मिलाएंगे तो हमको एक मिलेगा सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, वृत्त का सरकमफेरेंस क्या होता है बता दो फटाक से, जल्दी से। यदि उसकी त्रिज्या r है तो उसका सरकमफेरेंस जो होता है वो होता है 2 पाई r, होता है कि नहीं होता है। यहां से r से r एक कैंसल आउट कर दीजिए, तो b इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, i 2 पाई i डिवाइडेड बाई r। समझ में आ गया। ये है पूरे वृत्त के, वृत्तीय कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका यूनिट तो सबको पता है यार, वेबर मीटर कर सकते हो, टेस्ला कर सकते हो, गाउस कर सकते हो, ठीक है, वो तो सबको पता है। अब देखिए क्या डियर स्टूडेंट, यदि उस कुंडली में, उस कुंडली को धारा प्रवाहित नहीं करके हमने क्या कर दिया, फेरे इस पे, और क्या कर दिया हमने, फेरे लपेट दिया ऐसे कुछ, एक अन्य तार के द्वारा हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करवा रहे हैं। तो यदि फेरों की संख्या n है, क्या है, n है, तब नंबर ऑफ टर्म्स इज n, देन b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2 पाई n i डिवाइडेड बाई r। ये चीज समझ में आ गया। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक और करेक्शन किया जा सकता है, क्या, पाई से पाई कट जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है यार यही ज्यादा उचित है। रीजन क्या है बताऊं मैं आपको, क्योंकि इसका एक वैल्यू आता है 10⁻⁷, जो हम सबको याद है। अगर उसको काट दोगे तो फिर आपको और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, नहीं भी होती है क्या। देखिए पाई से पाई कैंसल आउट कर दीजिए, यहां तक आप लिखेंगे ना, इसको इक्वेशन नंबर आपको अगर 2 देना है 2-3 नंबर दे दीजिएगा। ये मेन इक्वेशन यही दोनों है, अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये मैं बोल रहा हूं। तो पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2, ठीक है, और यहां जाएगा ni बाई r, ठीक है। अगर बिना टर्म्स वाला में देखोगे तो म्यू नॉट बाई 2 और ये हो जाएगा i बाई r। तो एक छोटा सा डेरिवेशन बन जाता है ये। तो ये एडिशनल है, जानकारी प्लस है, आपको मेन फोकस यहां रखना है। अब ये भी देख लेते हैं कि वृत्तीय कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो किस किस पर डिपेंड करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो डिपेंड्स करता है डियर स्टूडेंट्स, इज प्रोपोर्शनल टू आई, देख लो ना आप, फर्स्ट, सेकंड इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, थर्ड इट्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट वेयर वी फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नंबर फोर्थ इज डिपेंड्स ऑन, बी इज डिपेंड्स ऑन परमेबिलिटी ऑफ, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एयर और एब्सोल्यूट, ठीक है। इस पर आपका डिपेंड करता है, चारों चीजों पर डिपेंड करता है। धारा के मान को बढ़ाओगे, मतलब धारा जो एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है उसके मान को बढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी उस बिंदु पर, ठीक है। यदि नंबर ऑफ टर्म्स को, अगर उसमें कुंडली फेरे की संख्या बनाए हो तो उस फेरों की संख्या को बढ़ाओगे तो वहां भी हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। आर, दूरी, अगर हमारा वृत्त बहुत बड़ा है और दूरी, भाई त्रिज्या बढ़ जाएगी, वृत्त जब बढ़ेगी तो त्रिज्या बढ़ जाएगी, है ना। तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, जो तीव्रता है वो घट जाएगी, और ये परमेबिलिटी पर डिपेंड्स ऑन परमेबिलिटी, ओके। तो ये हो गया हमारा धारावाही वृत्तीय कुंडली लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखते हैं एक बड़ा डेरिवेशनल क्वेश्चन
और वो क्वेश्चन है हमारा धारावाही वृत्तीय कुंडली के कुंडली या लूप के केंद्र के अक्ष पर तीव्रता। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, सुनो इत्मीनान से। और इसका भी जो चित्र है वो इसकी आत्मा है। चित्र को समझना बहुत अनिवार्य है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या ले लेते हैं, वृत्तीय कुंडली लेते हैं कुछ इस प्रकार। वृत्तीय कुंडली ले लेते हैं कुछ इस प्रकार। देखिएगा, ज़्यादा बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाता है। वृत्तीय कुंडली ले लेते हैं जिसका केंद्र O और जिसकी त्रिज्या R होती है। क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है डियर स्टूडेंट, R होती है। मतलब ये भी R होगा और ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। सब जगह त्रिज्या बराबर रहेगी यार, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या होती है बराबर होगी, त्रिज्या R है। ठीक है, इसमें डियर स्टूडेंट I एम्पियर की धारा तीर की दिशा में दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित की जाती है। ठीक है, इसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस वृत्तीय कुंडली के एक सिरे पर हम AB क्या ले लेते हैं, अल्पांश ले लेते हैं। AB जिसका लंबाई dl है, अल्पांश ले लेते हैं। ठीक है, और इस बिंदु C से जो P की दूरी है, सॉरी यार, P की जो दूरी है वो क्या है, R है। ठीक है, अतः क्या होगा, ये पूरा लिखना है जो मैं भी बोला हूं, सबको लिखना है। अतः C से R दूरी पर, मतलब अल्पांश, अतः dl अल्पांश से R दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता। आप सबको पता है बायो-सेवर्ट नियम से क्षेत्र की तीव्रता आप लोग लिख सकते हो बायो-सेवर्ट नियम से ऐसा करके। तो ठीक है, तो वो हो जाता है dB इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई ओके IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है। अब सबको पता है यार, सब लोग जानते हो क्या, कि ये जो आपका थीटा होता है वो होता है 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो dB इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इतना कंसेप्ट क्लियर है सबका अच्छे से, वेरी गुड। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए dl अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वह क्या होता है डियर स्टूडेंट, देखिएगा ना, बता रहा हूं मैं आपको क्या होता है, वह PR की दिशा में होती है। dl लंबाई के अल्पांश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की दिशा कहाँ हो जाएगी, क्षेत्र की जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी PR की दिशा में, जिसके कारण हमको दो घटक प्राप्त होते हैं दिशा में। जिसके कारण आपको क्या प्राप्त होते हैं, दो घटक प्राप्त होते हैं। अगर इसको मैं फाई मान लूं तो देखिए दो घटक प्राप्त हो रहा है, एक घटक ये है और एक घटक ये है। तो इन घटकों को क्या बोलते हैं, कई बार मैं पढ़ा चुका हूं, फिजिक्स में कई बार पढ़ा चुका हूं। इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक और ये होता है ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, और क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक का वैल्यू क्या होता है, तो आप कुछ मत करो, ऐसा एक छोटा सा कल्पना कर लो ऐसा लाइन का। इस लाइन की जब कल्पना करेंगे तो आपको सब कुछ फिर मिल जाएगा। इस लाइन की जब कल्पना करेंगे डियर स्टूडेंट, तो साइन फाई का जब वैल्यू निकालेंगे, साइन फाई, तो साइन फाई के लिए क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, जेड मान लेता हूँ सपोज करो, तो ये हो जाएगा जेड आर लंब जेड आर डिवाइडेड बाई कर्ण। तो कर्ण क्या है, ये है पी आर है कि नहीं है, पी आर है। तो ये हो जाएगा हम लोग का जेड आर का, अगर हम वैल्यू निकालते हैं जेड आर, मतलब ये क्षैतिज घटक जेड आर बराबर हो जाएगा पी आर साइन फाई, होगा कि नहीं। और ये क्या चीज है हमारा, ये जो है डीबी है, क्षेत्र की दिशा है, क्षेत्र की दिशा है। तो यहां जाएगा डीबी साइन फाई, कौन सा, जेड आर। और जेड आर समांतर है डियर स्टूडेंट किसका, क्षैतिज की, इसके समांतर है, इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक। ठीक है, तो इसका क्षैतिज घटक जो आएगा, ये निकालने का तरीका सिखाया हूं ना मैं,
निकालने का तरीका सिखा दिया आपको, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा डी बी साइन फाइव। सॉरी यार, थोड़ा सा जगह थोड़ा सा कम पड़ गया, कोऑपरेट कर लेना प्लीज़, या फिर साइड में करा दूं क्या मैं, इतना बस को साइड में करा देता हूँ। इधर देखिए सब लोग, ये जा रहा है, ये है हमारा आर की दिशा में और इसका वैल्यू है डी बी, ठीक है, और ये फाई एंगल बना रहा है और इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक का मान भी मैं निकालना सिखाया आपको, क्या आ जाएगा डी बी साइन थीटा। तो आप सबको पता है, थीटा नहीं फाई है तो फाई रहेगा ना, और सबको पता है ऊर्ध्वाधर घटक का वैल्यू आप निकालना सीख गए हो, और ये हो जाएगा डी बी कॉस फाई, डी बी कॉस फाई। तो दिशा में पी आर की दिशा में, बिंदु पी पर क्षेत्र की दिशा पी आर की दिशा में होती है, जिसके कारण दो घटक प्राप्त होते हैं, घटक प्राप्त होते हैं। कौन कौन से घटक प्राप्त होते हैं भाई, देखो दो घटक प्राप्त होंगे। ओपी दिशा में जो घटक प्राप्त होगी, ओपी दिशा में क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक का वैल्यू है हमारा डी बी साइन फाइव, समझ में आ रहा है। और ऊर्ध्वाधर घटक मतलब ओपी के लंबवत ओ एन, सपोज करो एन है, ये क्या है ओ एन है, तो ओ एन दिशा में ये देखिए एन, ठीक है, जगह की कमी हो जाती है थोड़ा सा यार, है ना। तो ये हो जाएगा ओ एन दिशा में, यहाँ क्या है पी है, तो ओपी दिशा में क्षैतिज घटक एवं ओपी के लंबवत कौन सा दिशा, पी एन ओपी दिशा के लंबवत ऊर्ध्वाधर घटक, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या है हमारा, पी एन दैट इज इक्वल टू है डी बी कॉस फाइव। इतना दिख रहा है आपको, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, पी एन इज इक्वल टू डी बी कॉस फाइव। बस फिर मिटा रहा हूँ, चिंता मत करो, पूरा सॉल्व हो जाएगा। इतना हो गया, ठीक है, बस ये याद रखिएगा। ये देखिए आइडियल आर स्क्वायर। अब इसको पूरा कंप्लीट खत्म करो, मिटा देते हैं हम। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार क्या हो रहा है, ये देखिए इसी प्रकार वृत्त के विपरीत दिशा में, मतलब इधर नीचे में, सिमिलरली इसी प्रकार वृत्त के विपरीत दिशा में हमें ए डैश, बी डैश, डी एल लंबाई, डी एल अल्पांश का लंबाई ए डैश, बी डैश एवं सी डैश लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार वृत्त के विपरीत दिशा में अल्पांश ए डैश, बी डैश बराबर डी एल। इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो इसके कारण जो बिंदु P पर तीव्रता जो आएगी डी बी दैट इज इक्वल टू, सबको पता है वही चीज होने वाली है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी भी जो दूरी है वो किसकी इक्वल है, आर की इक्वल है। इतना चीज सबको क्लियर हो गया, आर स्क्वायर आने वाली है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर ये आगे है 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा, सेम चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए डीएल लंबाई के कारण चलो यार मिटा देते हैं इसको, ए डैश, बी डैश अल्पांश के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस दिशा में होगी, इसके कारण जो दिशा मिलेगा डियर स्टूडेंट वो मिलेगा हमको पी आर। क्या मिल जाएगा, पी आर डैश, जिसके ऊपर क्या मिला आपको, पी आर मिला, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, पी आर डैश। तो दिशा पी आर डैश होती है जिसकी दो घटक प्राप्त की जा सकती है, दो घटक प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन सा घटक बता दीजिए, यहां पे बना रहा हूं, देखना, अब अच्छे से देख लेना सब लोग, ठीक है। ये ओ है, केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है, और ये पी है, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए पहले हमको पी आर दिशा में था, तो पी आर के कारण दो घटक प्राप्त हुए, डी बी साइन फाई क्षैतिज घटक, डी बी कॉस फाई
ऊर्ध्वाधर घटक। कौन कौन से डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन आपने मान रखा था, ये है PN, ठीक है, और ये OP दिशा में, ये OP डायरेक्शन थी। और ये हमको क्या मिलेगा, इसके कारण क्या मिलेगा, देखिए यहाँ फाई बनेगा, एंगल फाई बनेगा। यहाँ पे हमारा जो क्षेत्र की दिशा है वो कहाँ हो जाएगी, P से R' की ओर। तो इसके कारण भी हमको दो घटक प्राप्त होंगे, कॉमन सी बात है यार। एक ये हो जाएगा हमारा, ये ऊर्ध्वाधर घटक, ये क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक फिर से क्या आ जाएगा, DB sin फाई आ जाएगा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या आ जाएगा, DB cos फाई आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जिसके कारण दो घटक प्राप्त होती है। OP दिशा में, OP दिशा में क्या हो जाएगा, OP दिशा में क्या हो जाएगा, DB दैट इज DB क्षैतिज घटक OP दिशा में क्षैतिज घटक क्या, DB sin फाई, ठीक है। एवं बता दीजिए PN दिशा में, PN डैश ऊर्ध्वाधर घटक जो मिलेगा वो मिलेगा DB cos फाई, मिल जाएगा। अब देखो सब लोग, अब इतना हो गया, इतना थ्योरी लिखना ही पड़ता है यार भाई, क्या करें यार, ठीक है। अब दोनों में क्या करना है, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये दोनों, यहाँ डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, यहाँ क्या डायरेक्शन है, ऊपर के डायरेक्शन में है, नीचे के डायरेक्शन में है। और इसकी जो क्षैतिज घटक है वो PR दिशा के लिए भी यही क्षैतिज डायरेक्शन है, और PR डैश के लिए भी यही क्षैतिज डायरेक्शन है कि नहीं है? तो वो दोनों क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में इसलिए जुड़ेंगे। और ये जो दोनों हैं वो विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया ना पूरा? तो फिर मिटा दूंगा अभी इसको सबको, ठीक है। चलिए सबको मिटा देते हैं। चूंकि ऊर्ध्वाधर घटक PN डैश दैट इज इक्वल टू DB cos फाई एक दूसरे के विपरीत दिशा में, कहाँ है, विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। अतः एक दूसरे के परिमाण को समाप्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। किंतु क्षैतिज घटक क्या होंगे, किंतु क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे, क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक के लिए हमारा जो आएगा डियर स्टूडेंट, DB इज इक्वल टू, अब जो हम कुल निकालेंगे क्षैतिज घटक में ही हमको प्राप्त होने वाला है, तो कुल जो निकलेगा वो निकलेगा हमको, क्या आया था, IDL। आप ऐसा लिख सकते हो, DB इज इक्वल टू, DB का वैल्यू क्या है, IDL आया था, सॉरी μ0/4 पाई, ठीक है, और आया था हमारा IDL डिवाइडेड बाई R²। आया है कि नहीं आया है? तो ये लिखने के बाद अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। ये देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, एक छोटा सा करेक्शन और रहेगा, करेक्शन नहीं है, ये सभी क्षैतिज घटक जुड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा DB sin फाई रहेगा, DB sin फाई, ठीक है, समेशन ऑफ DB sin फाई। तो ये हमारा DB का वैल्यू ये है, और sin फाई भी इसमें अटैच कर दीजिएगा, sin फाई, ठीक है। अब छोटा सा बस चीज और बच गया है, देख लीजिए थोड़ा, क्या, B कुल चुंबकीय क्षेत्र जो होगा पूरे वृत्तीय कुंडली के कारण वो इक्वल टू होगा, इसमें कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल लो, μ0 है कांस्टेंट, बाहर निकल गया, बाई 4 पाई, ठीक है। आपका sin फाई ये भी कांस्टेंट राशि ही है यार, ठीक है। IDL, और अंदर बच जाएगा सिर्फ हमारा क्या चीज बच जाएगा, सॉरी DL, ये बस बच जाएगा, पूरा बाकी सबके सब कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, R² है बाहर, ठीक है। एक इसमें देखिए त्रिभुज में, यहाँ मैं बनाना भूल गया था, फाई एंगल ये जो है बनाता है, तो त्रिभुज COP में देखिएगा डियर स्टूडेंट, sin फाई इज इक्वल टू क्या है बता दो मुझे, sin फाई इज इक्वल टू है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, R, और कर्ण क्या है, R, मतलब कैपिटल R डिवाइडेड बाई लंब बटे कर्ण स्मॉल r। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो B इज इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा μ0/4 पाई, sin फाई की जगह में रख देंगे हम लोग R डिवाइडेड बाई, यहाँ रख देंगे R² है पहले से, और R हो जाएगा R³, और ये हो जाएगा DL। अब मुझे ये बता दो कि ये DL एक छोटा सा अल्पांश है, और सबको पता है पूरे बहुत सारे अल्पांशों से वृत्त का निर्माण हो रहा है। तो वृत्त का किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, सर्कमफेरेंस का। तो वृत्त का सर्कमफेरेंस क्या होता है, वृत्त का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है हमारा 2 पाई r। क्या हो जाता है, 2 पाई r।
स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर, वहाँ आर जो है उसका वृत्त का त्रिज्या रहता है। अगर वृत्त की त्रिज्या को x मानोगे तो यहाँ x आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू हमारा लास्ट फाइनली जो मिलेगा वो हो जाएगा 4 पाई आई या 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। लेकिन ये फाइनल नहीं है, छोटा सा चीज बचा हुआ है। ये देखो क्या चीज बचा हुआ है, हमें इस दूरी के जगह पे प्लेस पे इसकी वृत्त का त्रिज्या ही लाना है। तब क्या हो जाएगा ये देखो आप, इस दूरी के जगह में हमको वृत्त की त्रिज्या और इसको लेके आना है। तब क्या हो जाएगा ये देखिए, पुनः त्रिभुज सीओपी में देखिए, सीओपी में देख लीजिएगा, सी डेस ओपी में देख लीजिएगा, दोनों में सेम ही आएगा। तो ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, आपका राइट एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल में हम सबको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग आर स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है स्टूडेंट। ये हम सब जानते हैं कि नहीं जानते भाई, सबको अच्छे से जानकारी है इस चीज की। तो हमारा आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। अंडर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वेरी गुड। यहाँ आर क्यूब दे रखा है इसलिए आप क्या कर दीजिए, आर क्यूब कर दीजिए। तो आर क्यूब जब इधर मैं क्यूब लगाऊंगा तो इधर भी क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा, इधर भी क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। तो 3/2 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर जो भी देना रहेगा इस इक्वेशन में रख देंगे। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई, ठीक है, 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब के जगह हम क्या रख देंगे, हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड 3/2। समझ में आ रहा है? ये आ गया हमारा लास्ट एंड फाइनल आंसर। यूनिट लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये किस किस पर डिपेंड्स ऑन है इसको भी देख लीजिए। ये डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स आपके धारा पर, वो तो सबको पता है। अगर इसमें कुंडली हम लोग एन टर्म्स लगा देंगे, तार लपेट देंगे, तो यहाँ एन का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना, एन आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई आई एन आर स्क्वायर कर देना, बस और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार यार ये एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम और फिर देखेंगे उसमें आपका कुंडली परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे और उसका भी, जैसे कि इसमें बायोसेवर्ट का 2 एप्लीकेशन हो गया, 3 एप्लीकेशन हो गया, वैसे ही आपका एम्पियर का परिपथीय नियम आएगा, उस पर 2-3 एप्लीकेशन है। लॉरेंज बल आएगा, उस पर साइक्लोट्रॉन काम करेगा, ठीक है। उसी प्रकार 4-5 नियम हैं और उन सब पर 1-1, 2-2 एप्लीकेशंस है और ये फिर चैप्टर का द एंड है। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।